हेलो एवरीवन। आज हमारा ऑडिट का लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 को बिल्कुल एंड कर देंगे, फाइनलाइज कर देंगे। इसके बाद रिवीजन के लिए कैसे हमें आगे बढ़ना है चैप्टर 1 के और उसका टेस्ट के लिए कैसे रहेगा, वो सब मैं लेक्चर के एंड में आप लोगों को डिटेल्स दे दूंगा। अभी के लिए हमारा फोकस क्या है कि हमको इस चैप्टर को वाइंड अप करना है अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर, कैसे भी, ठीक है ना। जो कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, छोटे छोटे इजी इजी टॉपिक्स रह गए हैं, क्योंकि आप लोगों को अब ऑडिट की बहुत अच्छे से नॉलेज होगी। आपको एक बेसिक्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे, तो अब हमें आगे के कॉन्सेप्ट में जो आज पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैं मोस्ट ऑफ द क्लासेस में पुराना रिवाइज करते हुए चलता हूँ, आज की क्लास में मैं केवल लास्ट क्लास का रिवाइज करा देता हूँ एक बार, क्योंकि पूरा रिवाइज कराना डजेंट मेक सेंस, बिकॉज ये आज लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इसके बाद जो है तुरंत एक रिविजनरी वीडियो आ जाएगा, मे बी नेक्स्ट डे या फिर सेम डे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उस वीडियो के थ्रू पुराना सारा रिवाइज कर लीजिए। अभी के लिए मैं आपको आगे प्रोसीड कराऊंगा कल की क्लास का रिवाइज करने के बाद। देखिए, कल हमने एंगेजमेंट को लेके, जो ऑडिट एंगेजमेंट होती है उसको लेके लेक्चर 3B में सब कुछ रिवाइज करा था। 3A में क्या करा था, हमने बेनिफिट्स कवर करे थे, ठीक है। अच्छा जी, बेनिफिट्स में क्या क्या था, टोटल 7 बेनिफिट्स थे। वो हमने कैसे लर्न करे थे, सबसे पहले याद करो, हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन होते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, उनको लेके क्या पॉइंट था, मोरल चेक, मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज। अच्छा, और कौन कौन होता है यूजर, शेयर होल्डर्स, उनको लेके क्या था पॉइंट, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। और कौन कौन होते हैं, लेंडर्स, बैंकर्स, क्रेडिटर्स, वो क्रेडिट डिसीजन ले सकते हैं। गवर्नमेंट, वो भी एक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, क्यों, ताकि वो सही टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर सके। इसके अलावा ये 3 पॉइंट और थे, 4 पॉइंट तो यहाँ से कवर हो गए थे। वो क्या थे, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन देता है जिससे कि यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये पॉइंट बहुत जगह यूज हुआ है। डिटेक्ट फ्रॉड और एरर बोथ, भाई ये तो ऑब्जेक्टिव में ही था। रिव्यू दी इंटरनल कंट्रोल, इसमें क्या था कि भाई वो उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस रिव्यू करता होगा। अच्छा जी, ये तो था लेक्चर 3 पार्ट A का। 3B में इंगेजमेंट से रिलेटेड हमने इंगेजमेंट क्या होती है वो देखा, एश्योरेंस इंगेजमेंट क्या होती है वो देखा। इसके बाद हमने देखा था ये टाइप्स ऑफ इंगेजमेंट, ऑडिट वर्सेस रिव्यू, ठीक है। बाकी के ये जो 3 टॉपिक हैं ये बचे हैं हमारे आज के लिए, और एक टॉपिक और है बस इसके अलावा। चलिए करते हैं रिवाइज लेक्चर 3 पार्ट B का। एंगेजमेंट क्या होती थी, फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट इन विच ऑडिटर अग्रीज टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विस। 3 चीजें थी, फॉर्मल अग्रीमेंट है ऑडिटर और क्लाइंट के बीच, जिसके अंदर वो ऑडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है ऑडिटर। अच्छा, इसमें एक चीज और थी नीचे, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, सॉरी एक्सटर्नल एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसको हम ऑडिट भी बोलते हैं। रीजनेबल ऑडिट, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, यानी कि एक्सटर्नल एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये दोनों सेम चीज होती हैं, कल बताई थी। इससे कॉन्फिडेंस राइज होता है, क्यों क्यों, कल के लेक्चर में डिस्कस हुआ था कि भाई अगर ये शेयर होल्डर है, ये कंपनी है, अगर कंपनी का रिलेटिव ही जाके ऑडिट कर रहा है तो भाई शेयर होल्डर को शक रहेगा कि भाई वो तो कंपनी का रिलेटिव है, ये बंदा पूरा इंडिपेंडेंटली कंक्लूजन नहीं पास करेगा, वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा अपने रिलेशनशिप से। जैसा कि हमने शुरू में एक एग्जांपल भी लिया था टेक्सटाइल बिजनेस का, जहाँ पे एक फादर ने अपने सन की फर्म का ऑडिट करने का सोचा था, है ना। तो इसलिए जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, उससे कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स
बढ़ जाता है। ओके जी। फिर हमने पढ़ा था एंगेजमेंट की, तो डेफिनेशन होगी एश्योरेंस एंगेजमेंट, बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन थी। लेकिन हमने इसके की पॉइंट्स याद कर लिए थे, एक बार याद करके देखते हैं की पॉइंट्स इसके थे क्या क्या। देखिए जी, एक तो था इसमें प्रैक्टिस थ्री पार्टी, ये इसके एलिमेंट्स थे। थ्री पार्टी कौन कौन? प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर्स। एक इसमें था क्राइटेरिया, और क्या था इसमें? इसमें था सब सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, और क्या क्या चीजें थी एलिमेंट्स में? एक रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट भी था। एंड लास्ट था सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। ये 5 एलिमेंट थे। अच्छा, अब डेफिनेशन के अंदर से उठाए थे हमने ये 3 पॉइंट, है ना? इनसे ना एक डेफिनेशन अपने आप बना के देख लेते हैं। सिंपली क्या चीजें थी एक बार डायग्राम से याद दिलाऊं? डायग्राम से याद दिलाते हैं, क्योंकि डायग्राम इजीली लर्न हो जाएगा, उसी से डेफिनेशन बनाना सीख लेते हैं हम। पार्ट बी, ये था डेफिनेशन का डायग्राम हमारे एश्योरेंस एंगेजमेंट का। क्या था? एक प्रैक्टिशनर होगा जो कि एग्जामिनेशन करेगा, कंक्लूजन देगा। अच्छा, ये देता क्यों है? इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ओके। अच्छा, कंक्लूजन देता किस चीज पे? सब्जेक्ट मैटर पे, उसको क्राइटेरिया से कंपेयर करके। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी भी इंटेंडेड यूजर है, लेकिन कॉन्फिडेंस इनका क्या बढ़ाएंगे भाई? इन्होंने तो प्रिपेयर ही करा होता है, ये तो रिस्पॉन्सिबल है सब्जेक्ट मैटर बनाने के लिए, तो इनका कॉन्फिडेंस क्या बढ़ाएंगे? इनको तो खुद पता होगा कहाँ कमी है कहाँ नहीं। कॉन्फिडेंस किसका बढ़ता है? इंटेंडेड यूजर अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ये बातें हमें डेफिनेशन में लिखनी है इंग्लिश में। बहुत सारी बातें, कोई नहीं, एक एक करके सब बातें इंक्लूड करने का ट्राई करते हैं एक डेफिनेशन में अपनी तरफ से, ठीक है ना? शुरू करते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट, ठीक है, in which a practitioner expresses a conclusion to enhance the confidence of intended user other than responsible party, ठीक है, about the evaluation or examination of subject matter। सब्जेक्ट मैटर को किसके अगेंस्ट इवेल्युएट करते थे? क्राइटेरिया ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। ये डेफिनेशन याद नहीं हो रही, कोई बात नहीं, डायग्राम याद कर लो, अपने आप डेफिनेशन बनानी आ जाएगी। 4 बार 5 बार 6 बार ट्राई करोगे, अपने आप डेफिनेशन बन जाएगी। अपने आप डेफिनेशन बनाओ, ठीक है, फिर उसको बुक की डेफिनेशन से, नोट्स की डेफिनेशन से कंपेयर करो, थोड़े बहुत चेंजेस जो सही लगे वो कर लो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई एक कोई पर्टिकुलर वर्ड मैंने बहुत लेमन वाला यूज कर लिया और बुक की डेफिनेशन में वो वर्ड बहुत टिपिकल सा है, उसको इंक्लूड कर लो। तो इस तरीके से आपको ये लर्न करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट की भी डेफिनेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं, चलो 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 चलो, चलो। ठीक है, फिर इसके 5 एलिमेंट जो थे वो क्या क्या? 5 एलिमेंट थे। 3 पार्टी, प्रैक्टिशनर, इंटेंडेड यूजर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। प्रैक्टिशनर कौन होता है? द पर्सन हु प्रोवाइड्स एश्योरेंस। इंटेंडेड यूजर, द पर्सन फॉर whom assurance report is prepared। Responsible party, the person responsible for preparation of subject matter। अच्छा, फिर यहाँ पे एक था appropriate subject matter, एक पॉइंट ये भी था। अच्छा, इसका क्या मतलब था? the information upon which the information which is examined by the practitioner। Okay.
सूटेबल क्राइटेरिया, इसके लिए सिंपल एक वर्ड याद रखना था, बेंचमार्क। मैंने यहीं पे ऐड करवा दिया था वो बेंचमार्क। यूज टू कंपेयर सब्जेक्ट मैटर, या यूज टू एग्जामिन, या यूज टू चेक, या यूज टू इवेलुएट, कुछ भी लिख लो। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, ये क्या था? सफिशिएंट मतलब तो याद है, वो तो बहुत टाइम से यूज हो रहा है वर्ड। सफिशिएंट मतलब तो होता है कि भैया इनफ क्वांटिटी में होना। जैसे कि हमने शुरू में केस नहीं पढ़ा था जहां पे मैंने एक लिस्ट बना दी थी कि भाई ऑडिटर को सेल से दिक्कत थी कि सेल कैसे कर दी कंपनी ने, तो उसके लिए बिल मांगा। सेल बिल, परचेज बिल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे गया, गुड्स डिस्पैच नोट, दुनिया भर की चीज। वो थी सफिशिएंट क्वांटिटी। ठीक है। ए एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब कल ही बताया। एप्रोप्रिएट मतलब क्या था कि भाई क्वालिटी, एविडेंस की क्वालिटी, यानी कि जो एविडेंस दे रहे हो वो रेलेवेंट होना चाहिए। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया था क्लोजिंग स्टॉक। मैं कंपनी से कह रहा हूँ कि भाई आपका क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख क्यों है, मेरे को एविडेंस दो। कंपनी मेरे को सेल्स बिल ला के दे रही है, कंपनी मेरे को परचेज बिल ला के दे रही है, कंपनी मेरे को लैंड के पेपर ला के दे रही है, गुड्स डिस्पैच नोट ला के दे रही है। भाई मेरे लिए ये सब चीजें काम की नहीं है, मेरे को क्लोजिंग स्टॉक इवेल्युएट करना है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एविडेंस ला के दो, वो रेलेवेंट ही नहीं है। तो इसलिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मतलब कि भाई ठीक क्वांटिटी में हो और रेलेवेंट भी हो। ओके। रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट, जिस तरीके से ऑडिट में मैंने पढ़ाया शुरू में कि ऑडिट का आउटकम ऑडिट रिपोर्ट है, एश्योरेंस का आउटपुट, सॉरी आउटकम रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। चलिए, इसके बाद ऑडिट वर्सेस रिव्यू। यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं ना, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग। इन पे हमको ट्रस्ट ज्यादा, इन पे ट्रस्ट कम। ये हम पे एफर्ट ज्यादा डालते हैं, ये एफर्ट कम डालते हैं। पहले 2 पॉइंट हमने ऐसे लर्न कर लिए थे। तो अब यहाँ पे ऑडिट की लैंग्वेज में ट्रस्ट किसको कहते हैं? एश्योरेंस। तो लिख दो, यहाँ पे ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है, यहाँ पे लिमिटेड एश्योरेंस देता है। अच्छा जी। और एफर्ट वाली चीज, एफर्ट किस चीज पे लगते हैं? ऑडिट प्रोसीजर पे। यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव, कीवर्ड है ये, याद रखना इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव को। केवल मोर ऑडिट प्रोसीजर नहीं लिखना, इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स। और यहाँ पे फ्यूअर ऑडिट प्रोसीजर एज कंपेयर टू रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। अच्छा, तो ये अपना ऑडिट को रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट बोलते हैं, रिव्यू को लिमिटेड एश्योरेंस। अच्छा जी। एक पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड होने से रह गया, वो आप लोग कर लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रीजनेबल कंक्लूजन, और यहाँ पे लिमिटेड कंक्लूजन। ठीक है जी, हो गया। 3 डिफरेंस थे, तीनों हो गए। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास पे। चलिए, हाँ जी। अब स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अकाउंट्स में हर चीज को लेके स्टैंडर्ड है। इनटेंजिबल एसेट्स को लेके अलग, टेंजिबल एसेट्स को लेके अलग, इन्वेंट्रीज के लिए अलग, गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए अलग, लीज के लिए अलग, अमोर्टाइजेशन के लिए अलग। अमोर्टाइजेशन के लिए पीपी वाले ही खैर काम कर लेता है, लेकिन और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अमलगामेशन के लिए अलग, कंसोलिडेशन के लिए अलग। तो हर चीज के लिए एएस बने हुए हैं। ओके जी। वैसे ही ऑडिट में भी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। अच्छा, हमें केवल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं? नहीं, हमको पता 5 तरीके के होने चाहिए।
स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, और एक एडिशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये तीनों हमको पता होने चाहिए। हमें इसमें से पढ़ने कौन से एसक्यूसी, तो देखो एसक्यूसी 1 पढ़ना है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बहुत सारे पढ़ने हैं, और ये सब नहीं पढ़ने। ये क्या है बस पता होना चाहिए। सॉरी एवरीवन, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। खैर, तो अच्छा सर, जब ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो ये छोड़ दें? देखो मैं बताता हूँ, अभी तक बच्चे छोड़ ही देते थे ये चीज कि ये क्या पढ़े यार फालतू में। अभी ना इसी अटेम्प्ट में May 24 के एमटीपी या आरटीपी में, आई गेस दोनों में से किसी एक में, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, इसके ऊपर डिफरेंस पूछ लिया कि भाई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और रिव्यू एंगेजमेंट के बीच में डिफरेंस बता दो। ऑडिट और रिव्यू का डिफरेंस बच्चा करके जाता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट इसका डिफरेंस नहीं करके जाता, और यही पूछ लिया। अब अभी तो चलो एमटीपी आरटीपी में पूछा, कल को पेपर में भी पूछ सकता है, तो भैया अपने को प्रिपेयर होके चलना है, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किस पे अप्लाई होते हैं? सिंपल, ये चार्ट रट लो केवल। चार्ट रटना भी क्या है यार, ये नाम से ही पता लग रहा है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किस पे अप्लाई होते हैं? एक सेकेंड बेटा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किस पे अप्लाई होते हैं? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। एग्जांपल्स, एक ऐसे तो हमने पढ़ा भी है, ऐसे दूसरे बाकी के ये जो एग्जांपल दे रखे हैं ना, ये इनमें से कोई मत लर्न करो, एक भी नहीं लर्न करना नाम। अपने आप जब तक हमारे 3-4 चैप्टर होंगे तब तक हमें 3-4 ऐसे आराम से रट जाएंगे, तो एग्जांपल्स यहाँ पे रटने ही नहीं है। ओके जी, आगे कर बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, देखो ऑडिट और रिव्यू अलग अलग चीजें होती हैं, ये तो पता लग गया। जब भी रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा तब क्या लगेगा? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, यानी कि लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में एसआरई लगेंगे, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में ऐसे लगेंगे, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल क्या है ये यहाँ पे हमें रटने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये आगे हमें पढ़ाए नहीं जाएंगे, ये तो चलो हमें ऑटोमेटिकली रट जाएंगे, 5-6 एग्जाम्पल क्या 10-15, ये हमें आगे पढ़ाई नहीं जाने इनके एग्जाम्पल्स ये, तो ये हमें यहीं से रटने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार इसको रीड करके रट लें। एसआरई 2400 ये क्या बोलता है? इंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिव्यू पे बात करता है ये। इसके अंदर का कंटेंट क्या है सर? नहीं पढ़ना है ही नहीं, बुक में भी नहीं है, ठीक है। एसआरई 2410 इस पे बात करता है रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इसको भी पढ़ना है? नहीं पढ़ना, बस रटना है, नाम और नंबर रट लो, ये तो प्योर रटने की चीज है, ठीक है। इसमें कुछ कर नहीं सकते, और सेफर साइड चलना है तो वैसे इसके पूछे जाने के चांसेस कम है, बट क्योंकि आरटीपी एमटीपी में डाल दिया है तो भाई प्रिपेयर होके चलना चाहिए, कहीं भी लूप होल नहीं छोड़ना है। हमने ऑलरेडी इस वाले बैच में कोर्स को सिलेक्टिवली कम करके अपनी मेहनत ऑलरेडी थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कम कर ली है, हम अपने एफर्ट्स सही जगह डाल रहे हैं, ठीक है ना ऑलरेडी। चलिए, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट ये क्या होता है सर? ऑडिट भी बताया था आपने एक एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, रिव्यू भी एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, इसके अलावा क्या एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है? ऑडिट होती है और रिव्यू होती है, इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी बने हुए हैं,
तो फिर ये अलग से बनाने की क्या जरूरत है? अच्छा, रिव्यू और ऑडिटिंग अकेले ऐसे एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, इसके अलावा एक और एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है, याद करो, कल ही पढ़ाया था, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके लिए भी तो एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है। उसके लिए जो भी एश्योरेंस एंगेजमेंट होगी उस पे लगेंगे SAE, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। पढ़ो, अप्लाई these apply in assurance engagement other than those for historical financial information। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा जो होंगे उस पे लगेंगे SAEs, यानी कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। ओके, और यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख भी दिया, इट डज नॉट इंक्लूड ऑडिट और रिव्यू। ठीक है जी, एग्जाम्पल दे रखे हैं फिर, SAE 3400 एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड SAE 3420। यहाँ पे स्पेस ली थी तो मैंने नाम लिखा नहीं है, आप एक बार मॉड्यूल से चेक कर लेना, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी मैंने नाम लिखा नहीं क्योंकि स्पेस कम थी, आप नाम चेक कर लेना मॉड्यूल से। चलो, फिर SRS यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्ट में, इसको हम SRS बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। अच्छा सर, ऑडिट कवर हो गया, रिव्यू कवर हो गया, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कवर हो गई, अब इसके बाद क्या बचा? ये चीज फिर लगेगी किस पे? देखो, ऐसा होता है, मैंने बताया ना कि भाई बैंक के लिए हमारा ऑडिट होना बहुत जरूरी है। बैंक भी चाहेगा कि जिस एंटिटी को मैं लोन दे रहा हूँ, बैंक भी चाहेगा कि जिस एंटिटी को मैं लोन दे रहा हूँ उसका ऑडिट हो रखा हो। अब जैसे सीए फोर्ट है, सीए फोर्ट को लोन लेना है, हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस एक्सटेंड करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, और हम एक नया अपना सेंटर डालना चाहते हैं, लेट्स से लक्ष्मी नगर में। ठीक है, अब लक्ष्मी नगर में डालने के लिए एक सेंटर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आएंगे। ठीक है, सीए फोर्ट एक इनिशिएटिव है, बिल्कुल नया नया, हमारे पास लेट्स से इतना पैसा नहीं है कि हम लक्ष्मी नगर में एक सेंटर खोल पाए। हम जाते हैं बैंक के पास कि सर हमें लोन चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, लाओ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो अपनी। हमने कहा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बने हुए 3 महीना हुआ है अभी, ऑडिट तो तब कराएंगे जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई होंगी। 1 साल जब कंप्लीट हो जाएगा तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे और तभी उनका ऑडिट होगा। तो बैंक ने बोला हम बिना किसी एश्योरेंस के, बिना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे किसी एश्योरेंस के आपको लोन नहीं दे सकते। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या करें फिर? देखिए हम क्या करेंगे, हम किसी सीए फर्म के पास जाएंगे, उससे बोलेंगे आप हमारा ऑडिट मत करो, आप बस एक एश्योरेंस रिपोर्ट बना दो, आप एक सर्विस प्रोवाइड कर दो हमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने की। क्या ये ऑडिट होगा? नहीं, ऑडिट तो पूरे साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, उसका ऑडिट करा जाएगा, तब वो ऑडिट में इंक्लूड होगा, उसकी चेकिंग करने पे ऑडिट मानेगा। हमने तो 3 महीने हुए हैं, हमने बोला आप हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बस चेक कर लो कि कोई कमी तो नहीं है, आप ऑडिट मत करो, आप कोई ऑडिट रिपोर्ट मत बनाओ, आप बस चेक कर लो। अच्छा, या फिर ऐसा हो जाए इस केस में कि भाई बैंक के पास अपनी लीगल टीम्स होती हैं, बैंक साथ में सीएस भी हायर करता है। बैंक क्या करे, उसके पास एक एम्प्लॉय है जो कि
सीए, उससे बोले आप सीए फोर्ट पे जाओ और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने की सर्विसेज रेंडर कर दो उनको। इस टाइप की सर्विसेज कवर होंगी स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। क्या ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होती है? जी हाँ, लिखा है ना, अप्लाई इन एंगेजमेंट टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, यानी कि पहले से ही डिसाइड होगा कि हमें एक इंडिविजुअल आइटम चेक करानी है, एक इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक पीरियड का चेक कराना है, केवल ऑडिट नहीं कराना, केवल एक चेक कराना है। ऑडिट कराएंगे तो ऐसे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में एसआरएस, ऐसे केसेस में एसआरएस अप्लाई होते हैं, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने एक चीज और बताई, एसक्यूसी भी होती है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। देखिए ऐसा है, मेरी एक सीए फर्म है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं अपने क्लाइंट्स के पास, ठीक है। मेरे तीन क्लाइंट हैं, लेट्स से, ठीक है जी। मैं सभी क्लाइंट्स को क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर पाऊं, मेरे ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन रहे। भाई मैं एक जना हूं, ठीक है। मैं इन सब क्लाइंट्स की 365 के 365 दिन की ट्रांजैक्शन चेक करने वाला हूं। आपको नहीं लगता कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? मे भी हो सकता है मैं लालच के लिए और बहुत सारे क्लाइंट्स ले लूं, ठीक है। वैसे एक एडवाइस मेरी रहेगी कि आप जब भी क्लाइंट्स लें, जितना आपसे हो पाए उतना ही लें, ठीक है ना। बट खैर, मैं अगर पैसों के लिए ज्यादा क्लाइंट्स ले लेता हूँ लेट्स से, क्या आपको नहीं लगता क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी मेरे ऑडिट की? मैं ऊपर ऊपर से काम निपटा के आ जाऊंगा, मैं एक डेप्थ चेकिंग नहीं करूंगा, ठीक है। तो इन चीजों को एश्योर करने के लिए कि भाई जो सीए फर्म है वो अपना काम, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रही है, हम सीए फर्म्स के ऊपर स्टैंडर्ड्स लगा देते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्यों? ताकि कंडक्ट ऑफ ऑडिट जो है और रिव्यू, चाहे आप ऑडिट करने जा रहे हो या रिव्यू करने जा रहे हो, उसका क्वालिटी कंट्रोल, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, ठीक है जी। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। दी स्टैंडर्ड स्टेब्लिश गाइडेंस रिगार्डिंग अ फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस पे अप्लाई हो रहे हैं ये? फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे, फर्म के ऊपर, फर्म के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। फॉर इट्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर कंडक्ट ऑफ ऑडिट एंड रिव्यू, चाहे ऑडिट हो या रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखो ऑडिट और रिव्यू किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ही होता है। ये चीज तो पढ़ी थी हमने कल, ये नहीं पढ़ी? ये रहा ना, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट आर रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी ऑडिट और रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के होते हैं। इसके अलावा प्रोस्पेक्टिव वाला भी होता है। क्या प्रोस्पेक्टिव पे एसक्यूसी हो जाते हैं अप्लाई? जी हाँ। क्या लिखा है? ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड फॉर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, यानी कि सारी ही सर्विसेज पे अप्लाई हो गया एसक्यूसी। तो इसका मतलब एसक्यूसी फर्म पे अप्लाई होते हैं, एक सीए फर्म जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ऑडिट, रिव्यू, रिलेटेड सर्विस, एश्योरेंसेज, कुछ भी प्रोवाइड कर रही है हिस्टोरिकल से रिलेटेड, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, कुछ भी वो प्रोवाइड कर रही है, उसमें एसक्यूसी अप्लाई होगा।
ठीक है जी, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टैंडर्ड्स की नीड क्या है, मतलब स्टैंडर्ड्स क्यों क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड से क्या फायदा है? बहुत फायदा है। देखिए, मैं आपको अपने स्कूल का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है जी। मैं पढ़ा हूँ जी डीपीएस अलीगढ़ से। ठीक है। हमारे स्कूल के ओनर जो है एक बहुत ही फोर साइटेड लीडर है। ठीक है। मतलब फेब्युलसली लीडरशिप की सब क्वालिटीज है उनमें। तो उनका कैसा है, उन्होंने ना डीपीएस अलीगढ़ जो था उसको बंद करके वहीं पे रेनोवेशन करा के एक स्कूल खोला, पावना इंटरनेशनल स्कूल, पीआईएस। डीपीएस अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है, उसको छोड़ के उन्होंने एक अपना स्कूल शुरू करा। उनकी कंपनी का नाम पावना इंडस्ट्रीज है, उन्होंने उसी के नाम पे शुरू करा स्कूल, पावना इंटरनेशनल स्कूल। ये स्कूल इन्होंने क्या कराया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करवा दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है उससे एफिलिएट है। अच्छा जी। अब कैम्ब्रिज ने ऐसे ही तो नाम नहीं बांट दिया होगा कि भाई लगा लो आपकी, आप कैम्ब्रिज से एफिलिएट हो। उसने बाहर से टीचर्स भेजे, उसने बाहर से अपना करिकुलम भेजा, उसने बाहर से अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई कि भाई आपके पास ये लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसने बाहर से अपना स्टाफ भेजा जो कि मैनेजमेंट देखेंगे। ये सब गाइडलाइंस उन्होंने प्रोवाइड करी ताकि ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे जिस तरीके से कैम्ब्रिज के एफिलिएट यूनिवर्सिटीज काम कर रहे हैं, उसी तरीके से इंडिया का एक स्कूल पावना इंडस्ट्रीज सॉरी पावना इंडस्ट्रीज का एक स्कूल, पावना इंटरनेशनल स्कूल जो है उसी तरीके से काम करे। तो यानी कि स्टैंडर्ड्स हम सेट करते हैं ताकि एक तरीके से काम हो पाए। जैसे बाहर काम चल रहा है वैसे यहाँ काम चल पाए। उसी तरीके से ऑडिट में भी है जी, कि ऑडिट जो है हेल्प करते हैं इन कैरिंग आउट ऑडिट अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड बेंचमार्क एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। जिस तरीके से ग्लोबली काम चल रहा है उन्हीं बेंचमार्क्स के अकॉर्डिंग काम हो पाए इंडिया में भी। ठीक है जी। अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाला एग्जांपल हम सभी रिलेट कर पाएंगे, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स तो रिलेट कर ही पाएंगे। ठीक है। सीबीएसई है जी। सीबीएसई के अंडर मैं फिर से अपनी स्कूल का एग्जांपल ले रहा हूँ, डीपीएस अलीगढ़। जब तक हमारा स्कूल डीपीएस अलीगढ़ था और पावना इंटरनेशनल स्कूल नहीं बना था, ठीक है, तब तक सीबीएसई से एफिलिएट था वो। सीबीएसई इंडिया का ही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसने गाइडलाइंस निकाली है कि भाई किस किस तरीके से गाइडलाइंस निकाली है, किस किस तरीके से भाई आप लोगों को पढ़ाना है,
इसने अपना करिकुलम निकाला है, इसने अपनी बुक्स बताई हैं, यानी कि उसने स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करे हैं कि इस स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आपको काम करना है। क्या एक चीज बताइए, ये तो हो गया डीपीएस अलीगढ़। अगर मैं XYZ स्कूल दिल्ली में जाऊंगा, या डीपीएस का एग्जांपल ले लेते हैं, डीपीएस आर के पुरम, यहाँ पे जाऊंगा, तो क्या दोनों में अलग अलग बुक्स होंगी? जी नहीं, दोनों सीबीएसई से एफिलिएट है, दोनों में सेम काम चल रहा होगा, सेम बुक्स होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंस हो सकता है लेकिन बुक्स सेम होंगी। मेन जो स्टैंडर्ड चीजें है ना, करिकुलम सेम होगा, सिलेबस सेम होगा। तो यानी कि इससे क्या आ रहा है, एक यूनिफॉर्मिटी आ रही है। उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि मेरी एक सीए फर्म है, 3 क्लाइंट है, भाई अगर मैं स्टैंडर्ड्स फॉलो करूंगा, तीनों पे, तीनों ही क्लाइंट पे सेम क्वालिटी ऑफ वर्क रहेगा, सेम यूनिफॉर्मिटी से काम करूंगा, सेम एटीट्यूड रहेगा, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है जी, ओके जी। प्रमोट यूनिफॉर्मिटी वाइल कैरिंग आउट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अब एक और चीज आगे समझते हैं, बी पॉइंट समझते हैं। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देयर बाय हेल्पिंग यूजर टू मेक डिलीजेंट डिसीजंस और एंश्योर ऑडिट क्वालिटी। देखिए ये दोनों पॉइंट करते हैं एक साथ कवर। एक तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी बढ़ाता है और ऑडिट क्वालिटी भी इंश्योर करता है। ये दोनों पॉइंट समझते हैं। क्वालिटी क्यों बढ़ेगी ऑडिट की? मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई हमारी एक सीए फर्म है, ठीक है, मेरे लेट से मेरे 5 क्लाइंट हैं और पांचों ही लिस्टेड कंपनीज हैं। ठीक है जी, मेरे 5 क्लाइंट हैं, पांचों लिस्टेड कंपनीज हैं। ओके जी। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मतलब पूरा नहीं बताया था, हल्का बहुत हिंट दिया था। सैम्पलिंग, है ना? क्या होता था कि भाई ऑडिटर सारी चीजें नहीं सिलेक्ट कर सकता, सारी चीजें नहीं टेस्ट कर सकता, इतनी सारी ट्रांजैक्शन होती, तो वो कुछ सिलेक्टेड चीजें टेस्ट करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज होती है, जैसे कि इंक्वायरी करना। भाई सीए अपने जो क्लाइंट है उसके एम्प्लॉयज से इंक्वायरी कर सकता है, भाई तुम बताओ तुम्हें कहाँ गड़बड़ लगती है। ओके जी। वो खुद जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक का केस था, जो मैंने क्लोजिंग स्टॉक वाला एग्जांपल लिया था, उस केस में सीए एविडेंस मांग रहा था अपने क्लाइंट से कि भाई एविडेंस दो, क्लोजिंग स्टॉक कैसे है, 5 लाख था आपका। अगर वो सीए को चुपचाप ले जाके गोडाउन में दिखा देते, सर ये रहा एविडेंस, ये रहा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, इससे ज्यादा क्या एविडेंस है, बात खत्म हो जाती। तो यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ऑडिटर के दिमाग में सब चीजें एक साथ करना मे भी ना याद रहे। हो सकता है ऑडिटर सैंपलिंग कर ले, फिजिकल वेरिफिकेशन कर ले, इंक्वायरी करना भूल जाए, उसके दिमाग में ना आए कि भाई इंक्वायरी भी तो कर सकता था। लेकिन अगर एक पेपर है, स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं उस पर कि भाई ये स्टैंडर्ड्स है, ये काम आपने करना है, ऑडिटर चेक कर लेगा पेपर खोल के कि हाँ भाई ये हो गया, ये काम हो गया, ये काम रह गया, क्या उससे ऑडिटर को हेल्प होगी नहीं होगी?
ऑडिटर फिर कोई चीज मिस करेगा नहीं। अगर कोई चीज मिस नहीं करेगा, हर जगह अच्छे से काम कर पाएगा, अच्छे से काम करेगा भाई, क्वालिटी अच्छी देगा। ऑडिट की क्वालिटी भी अच्छी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी भी अच्छी, है ना जी। तो यानी कि ऑडिट अगर स्टैंडर्ड्स के थ्रू कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ऑडिट क्वालिटी भी बढ़ती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी भी बढ़ती है। ओके जी। फिर डी पॉइंट, इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स। ओके, फिर से मैं सैम्पलिंग का ही एग्जांपल लेता हूँ आपको। भाई ऑडिटर को पता है कि उसने सैम्पलिंग करी। अच्छा, मैं सैम्पलिंग का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि यार ये एक इकलौता कॉन्सेप्ट है जो मैंने थोड़ा बहुत आपको समझा रखा है ना। एग्जाम्पल 50 तरीके के बन सकते हैं। अगर आपने ऑडिट पहले पढ़ रखा है तो आपको भी पता होगा 50 तरीके के एग्जाम्पल बन सकते हैं। आप भी बना रहे होंगे इस टाइम अपने मन में एग्जाम्पल, बट मैं वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसका मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया लिया है, दे रखा है, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता ऑडिट, आप पहली बार पढ़ रहे हैं उस तरीके से। ओके, तो सैम्पलिंग है, ठीक है। अच्छा, ऑडिटर को बोल दिया कि मैं हूँ सीए, मेरे नीचे मेरा आर्टिकल है, नया नया सीए इंटर के दोनों ग्रुप पास करके आया था मेरे पास। मैंने इसे भेज दिया ऑडिट पे, बोल दिया कि भाई जा सैम्पलिंग कर, सैम्पलिंग बेसिस पे चेक कर ट्रांजेक्शन सही है नहीं है। उसने बोला ठीक है जी। गया, क्लाइंट ऑफिस पहुंचा, फाइल्स निकाली ट्रांजेक्शन्स की। सर सैम्पलिंग करूं कैसे? कॉल आ गया तुरंत। मैंने कहा भाई जैसे करते हैं वैसे कर, मेरे को मत दिमाग खा, मेरे पे 50 क्लाइंट है, तेरे को भेजा है ना, सैलरी दे रहा हूँ, स्टाइपेंड दे रहा हूँ, पूरे 5,000 रुपये महीने के दे रहा हूँ। हालांकि इस बात पे वो मुझे मन में गाली ही देगा कि 5,000 देके खरीद नहीं लिया तूने, बट कुछ बोल नहीं पाएगा ना बेचारा। सर्टिफिकेट भी तो चाहिए, इंटर में थोड़ी फंस के रहना है, फाइनल भी तो देने जाना है। उसके लिए उसे मेरे पास से निकलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा मुझे, तो बेचारा सहन कर लेगा, ठीक है ना। तो क्या करेगा बेचारा, वो क्या करेगा मैं बताता हूँ। वो सैम्पलिंग के ऊपर ऐसे होता है, ऐसे 530 उसको खोलेगा, उसमें देखेगा कि भैया सैम्पलिंग कैसे कैसे करनी होती है। सैम्पलिंग प्रोसेस जो है उसको ऐसे के अंदर कैसे डिफाइन करा हुआ है कि भाई पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, फिर किस किस तरीके से टाइप्स, कितने टाइप्स, कितने तरीके से मैं सैम्पलिंग कर सकता हूँ, उन सब तरीकों को कितनी अप्रोचेज है, किस अप्रोच से सैम्पलिंग कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ पे सैम्पलिंग नहीं करनी चाहिए, ये सब चीजें वो स्टैंडर्ड 530 खोल के समझेगा। तो स्टैंडर्ड जो है एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करता है। जिसको नहीं आता सैम्पलिंग, वो ऐसे 530 खोलेगा, देखेगा अच्छा ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये तरीके से कर सकते हैं, और सीख जाएगा। जैसे मैं आपको जब सैम्पलिंग पढ़ाऊंगा तो आप लोग उस मेंटल स्टेट पे पहुंच जाओगे कि भाई लाओ क्लाइंट दो, हम अभी सैम्पलिंग करके देते हैं, हमें नहीं सीखना किसी से कुछ। स्टैंडर्ड ने इतना पढ़ा दिया, स्टडी मैट ने इतना पढ़ा दिया कि भाई हम खुद ही सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है जी। तो यानी कि स्टैंडर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट को नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब हमारी क्लास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की हो गई है, 44 मिनट्स की। आप लोग चाहे तो एक शॉर्ट 2 मिनट का ब्रेक ले लें, ठीक है। इसके बाद हमें ड्यूटीज ऑफ अकाउंटेंट पढ़ना है, 10-15 मिनट का टॉपिक है मुश्किल से। जैसा मैंने बोला था 1 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी आज की क्लास। हम अपने टारगेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर मैं आप लोगों को
5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। आप लोग अपना 5 मिनट लगाइए आराम से, चाय कॉफी पानी जो लेना है लीजिए, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ एंड 5 मिनट बाद मिलते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप लोग कुछ फ्रूट्स वगैरह, पानी, चाय कॉफी कुछ भी लेके फ्रेश हो गए होंगे थोड़ा सा। मे भी कुछ बच्चों को ब्रेक की नीड नहीं लग रही होगी, क्योंकि क्या है, ये सब्जेक्ट ऐसा है, मैं आपको बताऊंगा चीजें, आपको चीजें समझ आएंगी। आपको एकदम ऑडिटर वाली फील आएगी कि भाई हम ऑडिटर बन चुके हैं। बट यहाँ पे ना थोड़ा सा क्या होता है, बच्चा इस वजह से ऑडिट सब्जेक्ट को लाइटली लेना शुरू कर देता है कि भाई ये तो हो जाएगा, ये तो समझ आ रहा है। समझ आना प्रॉब्लम है ही नहीं ना इस सब्जेक्ट की, ये तो मैंने अपने लेक्चर 0 में बताया था। यहाँ पे दिक्कत है रिटेंशन, कि भाई की पॉइंट्स हम रिमेम्बर ही नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं,
लेक्चर्स लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, कोर्स खत्म हुआ, सब पाइल अप हो गया। सब कुछ शुरू से बेसिक से लर्न करना है बिल्कुल। इससे अच्छा है बेमन मन मार के अभी मेहनत कर लो, बाद में होपलेस होने से बच जाओगे, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और बिलीव मी, अगर इस सब्जेक्ट पे आपने मेहनत करी है तो आप फेल हो ही नहीं सकते। इस सब्जेक्ट में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है, बच्चे मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं कर पाते, वो समझने का ट्राई करते हैं। समझो समझो, एग्जाम्पल समझो। भाई एग्जाम्पल सुनने में बढ़िया लगते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, लेकिन उससे पेपर पास नहीं होता। पेपर पास किए बिना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हेल्प कर पाएगी यार। पेपर में आप लिख ही नहीं सकते अपनी नॉलेज, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते अपनी नॉलेज, क्या फायदा उसका। तो यहाँ पे अपने आप को फोर्सफुली कैसे तैसे रिमेम्बर करने का ट्राई करना, चीजें लर्न करने का ट्राई करना, मगअप करना, थोड़ा बहुत कीवर्ड स्पेशली मगअप करना है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज और, कीवर्ड्स भी थोड़ा वाइजली यूज करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्या है, ऑडिट में ना बहुत सारे वर्ड्स हैं जो काफी सारी जगह यूज होंगे। जैसे कि इंडिपेंडेंस आपने पढ़ा है एक वर्ड, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, ये बहुत जगह यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आगे आएंगे, अभी तक ये वर्ड्स हैं जो आए हैं और बहुत बार यूज होते हैं। ठीक है जी। तो हाँ जी, तो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ड्यूटीज ऑफ अकाउंटेंट इन रिलेशन टू स्टैंडर्ड्स। मे भी मेरे बैकग्राउंड में आपको थोड़ी बहुत आवाज आ रही हो, बट उसको प्लीज इग्नोर करने का ट्राई करिएगा। ठीक है। क्या है टॉपिक का नाम? ड्यूटीज ऑफ अकाउंटेंट इन रिलेशन टू स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या पढ़ना है हमको कि भाई अकाउंटेंट की कुछ ड्यूटीज है जो उसको स्टैंडर्ड्स को लेके फॉलो करनी होती है। क्या क्या ड्यूटीज है? सबसे पहली, एवरी प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड सी दैट स्टैंडर्ड्स आर फॉलो। भाई उसको पूरे ऑडिट में ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे नहीं हो रहे। अच्छा, बट ऐसा होता है कभी कभार सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आ जाती है कि स्टैंडर्ड हम फॉलो नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, फिर से सैम्पलिंग का ही एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ, फिर से बता दूं कि सैम्पलिंग आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होता क्या है। ठीक है जी। सैम्पलिंग मैंने इस पे आपको थोड़ी देर पहले बताया भी कि ऐसे 530 लगता है ना जी। देखिए, ऐसा ऐसे 530 ने बहुत सारे मेथड बता रखे हैं जिससे हम सैम्पलिंग कर सकते हैं, जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग, इंटरवल सैम्पलिंग, मॉनेटरी सैम्पलिंग, हैप्पैज़ार्ड सैम्पलिंग, ब्लॉक सैम्पलिंग। एक बार एग्जांपल देता हूँ। देखिए रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हमारे पास एक से लेके 1000, टोटल 1000 ट्रांजेक्शन है किसी एंटिटी में। हम हर 15th ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे। 15th को चेक करा, फिर उससे 15th ट्रांजेक्शन कौन सी हुई? 30th, फिर 45th ट्रांजेक्शन, फिर 60th ट्रांजेक्शन, ऐसे ऐसे। ये क्या हो गया? ये इंटरवल सैम्पलिंग हो गया। वहीं पे अगर हम ऐसा करते कि भाई एक से लेके 1000 तक ट्रांजेक्शन है, मैंने रेंडमली बोला भाई मेरे को 78th ट्रांजेक्शन दिखाओ, मेरे को 908th ट्रांजेक्शन दिखा दो, मेरे को 512th ट्रांजेक्शन दिखाओ। ये हो गया रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है। इसी तरीके से एक मेथड और होता है जिसका नाम है जी ब्लॉक सिलेक्शन, ये ब्लॉक सैम्पलिंग। ये भी एक मेथड ऑफ सैम्पलिंग होता है। जैसे ऊपर ये दो मेथड बताया ना कि भाई एक नंबर देख लो 15, हर 15th ट्रांजेक्शन चेक करते हुए चलो, या फिर रेंडमली कोई भी नंबर पिक करते चलो बिना किसी लॉजिक के।
या फिर ब्लॉक सैंपलिंग एक मेथड होता है। अब ये मेथड ना हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता, है ना। तो इसी तरीके से बहुत बार ऐसा होता है। अच्छा, ये पहली बात मैं क्लियर कर दूं, ब्लॉक सैंपलिंग हर जगह अप्लाई क्यों नहीं हो सकते, ये चीज हम ऐसे 530 में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे 530 हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वहां पे ये पॉइंट ज्यादा रिलेट होगा। अभी के लिए मैं आपको ये थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ रहा हूँ ये पॉइंट। अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए, ब्लॉक सैंपलिंग एक मेथड है जो हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। इसी तरीके से बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जहां पे ऑडिटर एक स्टैंडर्ड की चीजें फॉलो नहीं कर पाएगा। अच्छा जी, ऐसे में ऑडिटर क्या करे, वही बात अगले पॉइंट में करी हुई है। क्या लिखा है? However, when a specific procedure as required in standard would be ineffective in a particular engagement, यानी कि वो प्रोसीजर इनइफेक्टिव है, काम ही नहीं करेगा, तो क्या करे? डॉक्यूमेंट द ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म्ड, यानी कि इस केस में हम ब्लॉक सिलेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। हमने क्या करा, हमने ये वाला मेथड फॉलो कर लिया, इंटरवल मेथड। तो लिखो, डॉक्यूमेंट करो कि कौन सा मेथड फॉलो करा। ऑल्टरनेट मेथड कौन सा था? ऑल्टरनेट मेथड था इंटरवल सिलेक्शन। तो उसको डॉक्यूमेंट करो, लिखो कि भाई हमने ब्लॉक सैंपलिंग, ब्लॉक सिलेक्शन फॉलो नहीं करा है। क्यों नहीं करा वो भी लिखना पड़ता है, रीजन भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो लिखो ब्लॉक सैंपलिंग हमने फॉलो नहीं करा, उसकी जगह पे हमने इंटरवल सैंपलिंग करा। लिखा ऑल्सो, आगे ऑल्सो द रीजन फॉर डिपार्चर मस्ट ऑल्सो बी डॉक्यूमेंटेड अनलेस इट इज क्लियर। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे अकॉर्डिंग एक मिस्टेक हो गई है शायद, मेरे को ये चीज चेक करनी पड़ेगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक मिनट रुकिए, मैं अपनी पीडीएफ पे चेक करता हूँ तो ओरिजिनल वाली है। ओके, नहीं, मैंने वो करेक्शन कर दिया था यहाँ पे भी, ठीक है। तो रीजन फॉर डिपार्चर लिखना पड़ता है हमें। ओके, मेयर डिस्क्लोजर ऑफ डिपार्चर डस नॉट एब्सॉल्व अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट फ्रॉम कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। मतलब क्या है इसका? देखिए, सबसे पहले तो डिपार्चर का मतलब समझते हैं। जब भी हम कोई चीज फॉलो नहीं कर पा रहे, उस चीज को डिपार्चर बोलते हैं। ये डिपार्चर वो डिपार्चर नहीं है जो प्लेन डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, निकलने वाला डिपार्चर नहीं है ये डिपार्चर का मतलब है कि भाई एक स्टैंडर्ड नहीं फॉलो हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो चीज देखो। हमने इन्वेंट्री को, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जनरली कॉस्ट पे हम रिकॉर्ड करते हैं, बट हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने की जगह एक लोअर वैल्यू पे रिकॉर्ड करा। क्यों? भाई परमानेंट डिक्लाइन आ गया। याद करो, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो अगर परमानेंट डिक्लाइन हो रहा है तभी वो एक लोअर वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है ना। तो भाई अगर लोअर वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ, डिपार्चर तो हुआ। क्या डिपार्चर हुआ? भाई लोअर वैल्यू पे रिकॉर्ड करा, रीजन लिखो, परमानेंट डिक्लाइन आया। इसी तरीके से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अगर हम फॉलो नहीं कर पाए तो लिखो क्यों नहीं कर पाए, और साथ साथ ये भी लिखो कि ऑल्टरनेट प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि भैया मेयर डिस्क्लोजर ऑफ डिपार्चर, यानी कि मैंने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि भाई मैंने डिपार्चर करा है, मैंने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करा, उससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, वो सॉरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से, या फिर जो भी स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहे हैं
उनसे कंप्लाई नहीं करना भाई, कंप्लाई करना है, वो हमेशा कंप्लाई करना है। जब नहीं कर पाए तब डिस्क्लोज जरूर कर दो। कल को कोई गड़बड़ हुई तुम्हें पकड़ लिया जाएगा अगर तुमने बेफालतू में फॉलो नहीं करा होगा। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो रही है। तुम ये मत सोचना कि तुमने अगर स्टैंडर्ड ही फॉलो नहीं करा तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं। तुम्हें अभी भी रीजनेबल एश्योरेंस देनी ही पड़ेगी। ठीक है जी। इस कॉन्सेप्ट में क्या चीजें थी, देखो सबसे पहला, अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बिना देखे याद करने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो वो देखो कि भाई स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो हो रहे हों। अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है कि कोई एक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट इनइफेक्टिव है, तब क्या करना है, तब भाई लिख दो, डॉक्यूमेंट कर लो कि ऑल्टरनेट प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया, साथ ही साथ रीजन फॉर डिपार्चर भी। ओके जी, कर लिया। एक बात और याद रखना, केवल डिस्क्लोज कर देना रीजन फॉर डिपार्चर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं कर रहा। इट डज नॉट एब्सॉल्व यू फ्रॉम कंप्लाइंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तीन बातें थी, तीनों याद हो गई। क्या क्या, पहले तो फॉलो करने का ट्राई करो, नहीं कर पा रहे हो तो लिखो क्या परफॉर्म किया, ऑल्टरनेट प्रोसीजर और रीजन फॉर डिपार्चर। तीसरी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती डिस्क्लोजर से। ओके जी, ऐसे लर्न करना है आपको, तीन बातें। ठीक है, एक बार हमने क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। नीड फॉर स्टैंडर्ड्स पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं इधर। सर, एक कॉन्सेप्ट हमें बुक में दिखा है जो आपने नहीं कराया। कौन सा जी, कौन सा? एक ऑडिटर की क्वालिटीज करके एक कॉन्सेप्ट दिखा, वो आपने नहीं कराया। वो मैंने चार्ट नोट्स में कवर कर रखा है, चार्ट नोट से ही करा रहा हूँ मैं ये। बुक में इसके अलग से नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत बड़ा है। मतलब 4 मार्क्स में आएगा, 4 मार्क्स में ही आप इतने सारे पॉइंट्स लिखोगे। ये भी है, इससे अच्छा है केवल चार्ट नोट से डायरेक्ट कीवर्ड्स याद रखो, इनफ। ओके, देखते हैं क्या क्या क्वालिटीज होती है। टैक्टफुल, उसे टैक्टिक्स आनी चाहिए। टैक्टिक्स मतलब तरकीब, मतलब कि भाई वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि किस तरीके से मैं देखूं कि मुझे गलतियां पता लग जाए। उसे पता होना चाहिए कि भाई अगर ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे उन्होंने सन्ड्रीज डाल दी तो सन्ड्रीज में है क्या। अगर यहाँ पे सन्ड्रीज अनाप शनाप डाल रखी है, उसमें अकल होनी चाहिए, इतना टैक्टफुल होना चाहिए वो कि वो पहचान ले कि भाई ये गलत है या सही। फिर कॉशन, संभल के ऑडिट करना है, हर पॉइंट पे नजर रखनी है कि भाई कहीं भी कुछ मिसचीव दिखे तुरंत चेकिंग करो पूरा। ओके जी, नेक्स्ट, फर्मनेस, प्यार से बात करना आना चाहिए। वो देखो, ऑडिटर के पास लीगल पावर तो है नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं रहा, ऑडिट कर रहा है। ये क्या करता है ऑडिटर, ये और ये है ऑडिटर, ये है क्लाइंट का अकाउंट्स डिपार्टमेंट का मैनेजर। ये इसके पास जाता है, 2-3 रैप्टे धर के बोलता है भाई दे, निकाल चल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स निकाल। ये दे देगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेल ईगो नाम की कुछ चीज होती नहीं होती। तो इसलिए उसे प्यार से बात करना, अपना काम निकलवाना कि भाई उसकी तारीफ करे थोड़ा बहुत कि सर क्या शर्ट है, क्या फिटिंग है। अच्छा, मेरे को ना एक सर थोड़ा सा वो बिल नहीं मिल रहा था, वो वाला आपका, वो बिल ला के दे दोगे।
इस तरीके से फर्मनेस, पोलाइटनेस, गुड टेम्पर। कल को ये नहीं है कि भाई उसको अगर मना कर दिया इसने देने से, सॉरी कोई गलत मतलब नहीं निकालेगा, कल को इसने एविडेंस देने को मना कर दिया तो भाई ये नहीं कि वो उसके सर पे पिस्टल रख दे, शांति से समझा के भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मैं ऑडिट रिपोर्ट में लिख दूंगा कि तुम्हारा मैनेजमेंट कोऑपरेटिव नहीं है, मेरे को दे ही नहीं रहा एविडेंस, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। ठीक है जी, सॉरी। इंटीग्रिटी, ये वर्ड आप लोगों ने 11th चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी के लिए इस वर्ड को होल्ड पे डाल दें क्योंकि ये एक टेक्निकल वर्ड है जो कि अगला चैप्टर 11th चैप्टर में कवर होने में। ठीक है जी। इंटीग्रिटी मतलब अभी आप सिंपल सी लैंग्वेज में अभी के लिए मान लीजिए ईमानदारी, ऑनेस्टी। डिस्क्रिशन मतलब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काम करे, अपने डिस्क्रिशन पे, वो दूसरे की बातों में आके काम ना करे। जैसे कि ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गया, वहां पे इससे किसी ने बोल दिया कि सर हमारे ना क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल ओके है, आप चेक मत करो, जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये मान लेगा कि क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल ओके है, नहीं, अपने आप चेक करे अपनी डिस्क्रिशन पे। जजमेंट लेना आना चाहिए जो कि ऑडिटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। भाई ऑडिटर की जजमेंट पे ही सारा ऑडिट परफॉर्म होता है, जजमेंट लेना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि कंपनी ने एक छोटी सी गलती कर दी तो सीधा ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया कंपनी तो स्कैम कर रही है, कंपनी तो फ्रॉड कर रही है, कंपनी का दिवाला निकल चुका है, कंपनी झूठ बोल रही है। नहीं, क्लियर माइंड, दिमाग में ये नहीं कि घर पे बीवी से लड़के आ रहा है, भड़ास कहाँ निकाल रहा है ऑडिट रिपोर्ट में। बीवी ने मेरे चप्पल मारे, मैं पब्लिक से तेरे चप्पल पड़वाऊंगा। ये नहीं, क्लियर माइंड से आना, घर का घर पे रख के आओ, ऑडिट करने आए हो, ब्लैंक माइंड से, न्यूट्रल माइंड से ऑडिट करो, जाओ। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब भाई तू एयरटेल का ऑडिट करने जा रहा है, टेलीकॉम इंडस्ट्री की नॉलेज लेके जा। तू टाटा मोटर्स का ऑडिट करने जा रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का की नॉलेज लेके जा। फिर तू इन्फोसिस का करने जा रहा है ऑडिट, उस इंडस्ट्री की नॉलेज रख। जिस भी इंडस्ट्री में जा रहा है वहां की नॉलेज रखना जरूरी है तेरे को, क्योंकि तू उसका ऑडिट कर रहा है भाई। ठीक है ना। ऑडिट में इंटीग्रिटी, ऑडिटर में इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इंटीग्रिटी, ईमानदारी अभी के लिए, आगे इसका चैप्टर 11 में, नेक्स्ट चैप्टर में असली मतलब पता लगेगा। असली मतलब और ज्यादा डिटेल्ड मतलब, कोई नकली मतलब नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ पे, वहां पे और डिटेल में बताऊंगा। इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस तो भाई देखो स्टेट ऑडिटर को इंडिपेंडेंट ऑडिटर ही तो बोलते हैं, इंडिपेंडेंस होना तो बेसिक नेसेसिटी है ना भाई। ठीक है जी। क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेस हो गया, यहाँ पे गुड बिजनेस मैन, एक अच्छे बिजनेसमैन वाली क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है एक ऑडिटर के अंदर। ठीक है ना जी। ओके जी। फिर बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए, इंसानियत नाम की चीज। जैसे कि भाई मैं हूँ ऑडिटर, ये है मेरा एक क्लाइंट जो कि है सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस है, मैं उसका ऑडिटर हूँ। यहाँ पे क्या हो जाती है, इनके फादर की डेथ हो गई,
जो इसका सोल प्रोप्राइटर था, उसके फादर की डेथ हो गई। मैं उसे कॉल करके कह रहा हूँ कि भैया वो जरा बिल बुक भेज देते अपनी, ऑडिट कर रहा था, मैं आपका ऑडिट करने बैठा था। ये है सोल प्रोप्राइटर साहब, ये हाथ में अग्नि लेके चिता को अग्नि लगाने के लिए बैठे हैं। ये कॉल करे जा रहा है, अरे ये सब बाद में होता रहेगा, पहले ऑडिट करा लो, ऑडिट की डेट आ रही है 15 दिन में, हो नहीं पाएगा। भाई बेसिक इंसानियत रख, सामने वाले की मजबूरी समझ, सामने वाला भी चाह के तो नहीं कर रहा ना डिले, वो भी फंसा हुआ है, जेन्युइन प्रॉब्लम है यार उसके साथ। तो बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ एन एक्सपर्ट, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, लिख ले। नॉलेज ऑफ एन एक्सपर्ट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने जा रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर होती है। जैसे कि कंपनी का करने जा रहे हो तो शेड्यूल 3 पूरा आना चाहिए, बैंक का करने जा रहे हो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी का करने जा रहे हो तो इंश्योरेंस वाले एक्ट का, ठीक है जी। और लास्ट, एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ऑडिटर कौन होता है भैया? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट हो तुम, अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, एग्जॉस्टिव नॉलेज, हटके नॉलेज बिल्कुल, ऐसे बीकॉम वाले बच्चे जैसी नहीं, हटके एग्जॉस्टिव। बीकॉम वाले बच्चों की तरह नहीं, 75% अटेंडेंस भी नहीं है फिर भी पास हो गए, पेपर में 10 चैप्टर आने थे, 3 चैप्टर कर गए, 30 मार्क्स आ गए, पास हो गए, वैसी नॉलेज नहीं, एकदम एग्जॉस्टिव नॉलेज, हटके नॉलेज, तभी तो चार्टेड अकाउंटेंट है, तभी तो बीकॉम वाले लोग अकाउंटेंट बनते हैं और तुम चार्टेड अकाउंटेंट, समझ रहे हो। इसलिए ये कुछ क्वालिटीज हैं जो ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, कितने पॉइंट थे टोटल, कितने पॉइंट थे एक बार याद दिलाते हैं। 5 पॉइंट है। पहले पॉइंट में दुनिया भर की चीजें, बहुत सारी क्वालिटीज। दूसरा, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। तीसरा, गुड बिजनेसमैन होना चाहिए, गुड बिजनेसमैन की क्वालिटीज होनी चाहिए, बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए, एक एक्सपर्ट की नॉलेज होनी चाहिए, एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, हो गया। आज की क्लास को एक बार रिवाइज करें पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं कि भाई कैसे कैसे आपने आगे प्रोसीड करना है। हमने आज सबसे पहले पढ़ा स्टैंडर्ड्स, 5 तरह के होते हैं। ऐसे ऑडिट पे लगेंगे, SRE रिव्यू पे लगेंगे, SAE रिव्यू और ऑडिट के अलावा जो एश्योरेंस एंगेजमेंट होगी, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं ना SAE। ऑडिट और रिव्यू के अलावा कौन से होते हैं भाई? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाले, यानी कि अदर देन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। SRS स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर किसी स्पेसिफिक आइटम पे। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे को अपने कैश में गड़बड़ लग रही है, मैंने बोला एक ऑडिट फर्म से, एक CA फर्म से कि भाई आके मेरा कैश चेक कर जाओ तुम बस, उस पे क्या लगेगा? SRS। मैंने बोला कि भाई मेरे को 3 महीने हुए हैं लोन लेना है, 3 महीने का ऑडिट कर जाओ, क्या लगेगा? SRS। ठीक है जी, समझ आ गया। SQC क्या होते थे भाई? फर्म के ऊपर लगते हैं, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है किस चीज के बारे में, कि भाई ऑडिट, रिव्यू, एक्सेट्रा भी लिख लो यहाँ पे। इसके अलावा और भी जो चीजें होती है ना, हिस्टोरिकल के अलावा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या रिलेटेड सर्विस, जो 4 चीजें ऊपर है ना, ऑडिट, रिव्यू, अदर देन हिस्टोरिकल और रिलेटेड सर्विस, उन सब का क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करने के लिए हम लगाते हैं SQC।
फिर पढ़ा स्टैंडर्ड्स क्यों चाहिए भाई, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो और ग्लोबल बेंचमार्क के अकॉर्डिंग। 2 पॉइंट सिमिलर थे, इसके बाद 2 पॉइंट अगले क्या सिमिलर थे, क्वालिटी ऑफ एफआर अच्छी रहे, क्वालिटी ऑफ ऑडिट अच्छी रहे। लास्ट, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स मिलती है। ऑडिटर को, ऑडिटर ने अपना क्लाइंट भेजा नया नया जो इंटर पास करके आया था सैम्पलिंग करने, उसको सैम्पलिंग आती नहीं, वो क्या करेगा भैया, ऐसे 530 पढ़ेगा, उससे सीखेगा कैसे सैम्पलिंग करी जाती है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या तरीके होते हैं, क्या अप्रोचेस होते हैं, कराएगा सैम्पलिंग। यूनिफॉर्मिटी और ग्लोबल प्रैक्टिसेस के लिए क्या एग्जांपल लिया था, यूनिफॉर्मिटी के लिए एग्जांपल लिया था मैंने सीबीएसई, ग्लोबल बेंचमार्क के लिए मेरा अपना स्कूल पावना इंटरनेशनल स्कूल वाला। क्वालिटी ऑफ एफआर और इंश्योर ऑडिट क्वालिटी क्यों बढ़ेगी भाई, ऑडिटर कुछ चीज भूल सकता है, स्टैंडर्ड्स होंगे लिखे हुए तो वो उसको याद दिलाते रहेंगे, भाई ये काम करना था तेरे को, ये स्टेप्स फॉलो करने थे। ठीक है जी, ओके जी। ऑडिटर की ड्यूटीज, एक अकाउंटेंट की ड्यूटीज क्या थी, बिना देखे याद करते हैं, तो हिंदी में याद करवाया था बहुत इजीली। क्या, सबसे पहले चेक करो कि भाई सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो। अच्छा, अगर नहीं हो पा रहे फॉलो तो फिर क्या करो, एक तो ऑल्टरनेट प्रोसीजर प्लस रीजन फॉर डिपार्चर, इन दोनों को डॉक्यूमेंट कर लो, लिख लो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि भैया आपने रीजन फॉर डिपार्चर डिस्क्लोज तो कर दिया, बट इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो रही, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्सॉल्व नहीं करा जा रहा, आपको अभी भी कंप्लाई करना पड़ेगा स्टैंडर्ड से। ठीक है, वही बातें लिखी हुई है कि भाई स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हो, ये इंश्योर करना है। अच्छा, नहीं हो रहे, इनइफेक्टिव है, ऑल्टरनेट प्रोसीजर और रीजन फॉर डिपार्चर, इसको क्या कर लो, डॉक्यूमेंट कर लो। डिपार्चर अगर आपने डिस्क्लोज कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंप्लायंस से एब्सॉल्व कर लिया अपने आप को, हाथ झाड़ लिया अपना कि भाई अब मेरे को कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, नहीं, कंप्लायंस करना पड़ेगा। और लास्ट में क्वालिटीज पड़ी 5 पॉइंट से, एक बार ना क्वालिटीज वाले 5 पॉइंट भी हम बिना देखे याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट तो बहुत सारी चीजें थी उसमें, उसको हम लास्ट में रिकॉल करेंगे, ठीक है। दूसरा, एक गुड बिजनेसमैन की क्वालिटी, गुड बिजनेसमैन की क्वालिटीज होनी चाहिए। अच्छा, और बेसिक ह्यूमन की क्वालिटीज होनी चाहिए, भाई इंसानियत तो हो इंसान में। अच्छा, एक यहाँ पे था इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, ईमानदार हो और उस पर कोई इन्फ्लुएंस ना पड़ता हो। एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ क्या, अकाउंट, बीकॉम वाले बच्चों की तरह नहीं, एकदम हटके नॉलेज, एक्सपर्ट की नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके कैसे प्रिपेयर होती है, कहाँ दिक्कत आ सकती है, कहाँ नहीं, वो सबको लेके एक्सपर्ट नॉलेज हो। अच्छा, पहले पॉइंट में जितने भी पॉइंट्स थे सबको एक बार अपने आप याद करने की कोशिश करो, 2 मिनट लेके, जो जो पॉइंट थे उसमें से क्या क्या पॉइंट याद आ रहे हैं। मैं भी याद करके लिखने की कोशिश करता हूँ जितने मेरे को याद आ पाए। ठीक है, एक तो था जी टैक्टफुल, एक था जी कॉशन, एक था जी गुड टेम्पर, और था पेशेंस होनी चाहिए, और क्लियर माइंड होना चाहिए, है ना, क्लियर माइंड। ये नहीं कि घर पे बीवी से चप्पल खा के आया तो कंपनी से बोले तू भी चप्पल खाओ, तेरे को पब्लिक से चप्पल पड़वाऊंगा।
और एक इंटीग्रिटी भी था यहाँ पे पॉइंट, है ना, इंटीग्रिटी ऊपर नीचे दोनों जगह था। और क्या क्या थे, क्या क्या थे, हाँ एक इंडस्ट्रियस था, मतलब इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। और हाँ जजमेंट था, कि भाई जजमेंट लेना आना चाहिए। कितने पॉइंट लिखे मैंने इसमें पहले वाले में, गिनते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, और हैं कितने, एक, अरे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 2 पॉइंट रह गए। कौन से रह गए? एक तो डिस्क्रिशन रह गया और एक फर्मनेस रह गया, यस यही तो रहे ना। हाँ, तो 2 पॉइंट और कौन से? डिस्क्रिशन, फर्मनेस। मुझे पता है ये लर्न नहीं होगा इजीली भाई। सीए, सीए कौन सी इजी है? सीए इजी है ही नहीं, मैं कह नहीं रहा। लर्न करने में मेहनत है, सीए करने में मेहनत है ही है। तभी तो आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वरना अकाउंटेंट तो बीकॉम करके भी बन जाते हैं। एक्स्ट्रा मेहनत करिए तभी तो एक एक्स्ट्रा प्रीफिक्स जुड़ा है। कभी सुना है बीकॉम वाले बच्चे अपने आप को बोलते हो आई एम अकाउंटेंट एक्स वाई जेड, लेकिन सीए वाला बंदा जरूर बोलता है आई एम सीए एक्स वाई जेड, है ना। तो यही है अपना। 1 घंटा 20 मिनट हो गया, 1 घंटा 13 मिनट में हमारा पूरा कंटेंट कवर हो गया था। 5 मिनट हमें 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ये जो रिवाइज करने में लगे वो लगे। अब करते हैं रिवीजन की बात। देखिए सबसे पहली चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे हो, जो इस हमारी जो पीडीएफ है, मेन टेक्स्ट बुक वाली पीडीएफ, उससे बन रहे होंगे, ठीक है ना। जिस तरीके से मैं बोलता हूँ उस तरीके से, मतलब कि मैंने जब बोला था कि भाई आप डेफिनेशन लिखो और उसके बाद उसको एक्सप्लेन जो करे थे पॉइंट्स इसमें से निकाल के, एक इसमें क्या एक्सप्लेन करवाया था, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एनी एंटिटी, और एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, 3 पॉइंट एक्सप्लेन कराए थे। उसकी एक्सप्लेनेशन लिखवाई भी थी मैंने, तो उस तरीके से आप नोट्स बना रहे होंगे। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो स्मार्ट नोट्स जिससे मैं रिवाइज कराता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ये भी बना रहे हो, लेकिन अगर आप नहीं बना रहे हैं तो ट्रस्ट मी, एंड टाइम पे आप इतने बड़े नोट्स निकाल के नहीं पढ़ सकते। पेपर मैंने भी दिए हैं, मुझे भी पता है पेपर एग्जाम टाइम पे क्या हालत होती है सीए में। तो भाई ये नोट्स बना लो। आप सिंपल देखो ना, आप इसमें से रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से आधा घंटा। मैं अभी लेके आ रहा हूँ रिवीजन की वीडियो, इसके बाद डाल दूंगा मोस्ट प्रोबेबली आज ही, देख लेना, कुछ टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में, आधा घंटा। और इससे हमें करने में कितना टाइम लग जाएगा, अगर मैं इससे एक एक चीज रीड करके करने बैठूं, कम से कम नहीं तो 1.5 घंटा। और एग्जाम टाइम में हर 1 घंटा आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों ने ग्रुप 1 के पेपर दे रखे हैं तो आप लोगों को ये चीज समझ आती होगी, इंटर और फाउंडेशन में बहुत फर्क है, इंटर और बीकॉम में बहुत फर्क है। इंटर में मतलब एक दिन पहले क्या हालत होती है, बस इंटर वाला बच्चा ही जानता है। बीकॉम की तरह नहीं है एक रात पहले पढ़ के पास हो गए, यहाँ एक रात पहले ये नहीं समझ आ रहा होता कि सब तो पढ़ा था, गायब कहाँ हो गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों को रिवाइज करना है। अच्छा, अब कल मैं अनाउंस कर रहा हूँ टेस्ट। टेस्ट कैसे देना है
देखो आपकी ना रिवीजन वीडियो आएगी चैप्टर 1 की, ठीक है। उस वीडियो में एक लिंक होगा गूगल फॉर्म का, उस लिंक से आप लोगों को टेस्ट देना है, ठीक है। एक बार पहले वो रिवीजन की वीडियो पूरी देखना, उसके एंड के 3-4 मिनट में मैंने टेस्ट को लेके बात बता रखी होगी। सॉरी। तो उसके एंड में मैंने टेस्ट को लेके बात बता रखी होगी। टेस्ट पेपर का लिंक होगा आपके, एग्जैक्टली टेस्ट पेपर का लिंक नहीं होगा, बेसिकली एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा, ठीक है। उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है, आपको टेस्ट अलॉट कर दिया, टेस्ट भेज दिया जाएगा उसके बाद आपकी डिटेल्स पे, ठीक है। सीए फोर्ट की टीम आपको कांटेक्ट करके टेस्ट भेज देगी। आपको वो टेस्ट सेम डे परफॉर्म करके पूरा कंप्लीट भर के जितना भी हो पाए हमको सबमिट करना है। 2 से 3 दिन मैक्सिमम लगेंगे, इवेल्युएट होके आपको मिलेगा टेस्ट ऑनलाइन ही, ठीक है जी। थैंक यू सो मच आज का लेक्चर ज्वाइन करने के लिए। हम चैप्टर 1 अपना कवर कर चुके हैं। हमारा जो टारगेट था वो था कि इसमें 5 क्लासेस लग सकती हैं, लेकिन हमने 4 क्लासेस में कवर कर लिया। तो हम अपने टारगेट पे ऑलरेडी उससे बेटर ही चल रहे हैं, टारगेट से आगे ही चल रहे हैं। तो मिलते हैं अब कल रिवीजन वीडियो के साथ, और टेस्ट भी है कल आपका। आपको अच्छे से ये चैप्टर प्रिपेयर करना है, बस रिवीजन वीडियो देखते ही टेस्ट दे देना, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, एंड मिलते हैं